हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आपको देखिएगा आहार नाल के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आपका जो पोषण चैप्टर है, पोषण बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो था वही पढ़ाया जा रहा था। उसमें आपको हम दांत वाला टॉपिक पूरा समाप्त कर दिए थे। अब दांत के आगे पढ़ना है ग्रासनी, ग्रासनली और अमाशय, पेट के बारे में पढ़ना है। आइएगा थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। बताएगा आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आहार नाल के बाद बताइए भोजन। ये आपका बताइए, ये क्या चीज कहलाता है? ग्रासनी। ये क्या चीज कहलाता है? ग्रासनी। ग्रासनी के बाद ये क्या चीज कहलाता है? ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली। क्या इसमें हम बताए थे कि इसमें कोई पाचन की क्रिया होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इसकी लंबाई कितना इंच होता है? 10 इंच। बताए थे कि इसकी लंबाई कितना इंच होता है? 10 इंच होता है। बस ग्रासनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होता। इसमें कौन सा गति होता है बताइएगा जल्दी? कर्मानुकूचन गति। कर्मानुकूचन, कर्मानुकूचन गति होता है, कर्मानुकूचन गति। अब बताएगा इसमें तो कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। इसी पे अमाशय को देखिए, ये आपका अमाशय है। ये क्या चीज है? अमाशय। अमाशय को ही पेट बोलते हैं। अमाशय को क्या चीज बोलते हैं? पेट। तो बताइए जो ग्रास नली है, ग्रास नली किसको किसको जोड़ने का काम कर रहा है? मुख गुहा। ये आपका जो मुख गुहा है, ये वाला मुख गुहा, मुख गुहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अमाशय आपका है, अमाशय, अमाशय, यहाँ पे देखिए जो ग्रास नली है, ग्रास नली किसको किसको जोड़ने का कार्य कर रहा है? मुख गुहा और अमाशय को। मुख गुहा और अमाशय को, बस इसका कोई काम नहीं है। इस सिर्फ मुख गुहा, भोजन जो है मुख गुहा और अमाशय को जोड़ने का काम करता है। और इसका कोई, इसमें क्या पाचन की कोई क्रिया होती है? नहीं, ये सिर्फ भोजन जाने का एक रास्ता है। इसके द्वारा भोजन आपका अमाशय तक पहुंचता है। तो पूछेगा बताए अमाशय तक भोजन किसके द्वारा पहुंचता है? तो ग्रास नली के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है? ग्रास नली। अब आएगा पहला पढ़ना आपको ग्रसनी। क्या चीज पढ़ना है? ग्रसनी। अब देखिएगा ग्रसनी, तो ग्रसनी मुख गुहा का पीछे वाला भाग क्या चीज कहलाता है? ग्रसनी। इसमें श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों आके जुड़ते हैं। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों आके जुड़ते हैं। तो पहला ग्रसनी हेडिंग मारिएगा जल्दी। ग्रसनी, ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स, याद रखिएगा, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश जरूरी है। PHARYNX, YNX, फेरिंग्स। ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स बोला जाता है। जल्दी कीजिएगा। हो गया? लिखेगा ग्रसनी में, लिखेगा। बताएगा मुख गुहा का पीछे वाला भाग क्या चीज कहलाता है? ग्रसनी। लिखेगा मुख गुहा का पीछे वाला भाग, मुख गुहा का, जब मुंह खोलते हैं ना, मुंह खोलते देखिएगा, सब मुंह जो खोलता है तो जो पीछे दिख रहा है वही आपका ग्रसनी कहलाता है। तो मुख गुहा का पीछे वाला भाग, मुख गुहा का पीछे वाला भाग, मुख गुहा का पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों आकर जुड़े होते हैं। यहाँ पर श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों आकर जुड़े होते हैं। यहाँ पर श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों आकर जुड़े होते हैं। अब आइएगा ग्रसनी में, बस यही दो टॉपिक पढ़ना था कि मुख गुहा का पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। यहाँ पे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों आके जुड़े होते हैं। अब आइएगा ग्रसनी के बाद पढ़ना आपको ग्रास नली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली। अब दूसरा टॉपिक पढ़ना ग्रास नली। पहले समझिएगा, ग्रास नली को इंग्लिश में ईसोफेगस बोलते हैं। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। अब ईसोफेगस का मीनिंग देख लीजिएगा क्या होता है जो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली या इसी को बोलते हैं भोजन नली। इसी को क्या बोलते हैं? इस इंग्लिश में से एनसीईआरटी बुक इसको ईसोफेगस हिंदी में लिख रहा है। ईसोफेगस हिंदी में लिख रहा है, ईसोफेगस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमाशय और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमाशय और मुख गुहा का जोड़ने का काम कौन करता है? ग्रास नली। अमाशय, देखिए अमाशय आपका यहाँ पे पाया जाता है। आप देखिएगा बायोलॉजी में समझिएगा कि अमाशय कहाँ पे। अमाशय आपका जो बायां साइड है, बायां साइड के जस्ट चेस्ट के नीचे यहाँ पे पाया जाता है आपका अमाशय। बायां साइड के जस्ट चेस्ट के नीचे यहाँ पे आपका अमाशय पाया जाता है, जिसको पेट बोलते हैं। पेट, जब पानी पी लीजिएगा ज्यादा तो ढब ढब आवाज देखेगा, यहीं से करता है। समझ आता है? आपका अमाशय कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे। अब थोड़ा सा समझिएगा, तो मुख गुहा और ग्रास नली, मुख गुहा और अमाशय को जोड़ने का काम कौन करता है?
करता है? ग्रास नली। ग्रास नली का लंबाई कितना होता है? 10। क्या इसमें कोई पाचन की क्रिया होता है? नहीं। इसमें जो भोजन चलता है किस गति के द्वारा चलता है? कर्मानुकुचन गति के द्वारा। किसके द्वारा चलता है? अच्छा ये बताइए, ग्रास नली का लंबाई आहार नाल पे डिपेंड, गर्दन पे डिपेंड करता है। किसी का गर्दन अगर लंबा होगा, किसी का, यही आपका है ग्रास नली ये वाला, अगर किसी का गर्दन लंबा होगा तो बताओ ग्रास नली का लंबाई भी क्या होगा? लंबा। किसी का गर्दन छोटा होगा तो उसका ग्रास नली का भी लंबाई क्या होगा? छोटा। तो बताइएगा ग्रास नली का जो लंबाई है किस पे डिपेंड करता है? गर्दन पे। बताओ जिराफ, सॉरी जिराफ, जिराफ का बताइएगा, जिराफ का जो गर्दन होता है क्या होता है? बहुत लंबा होता है। अब बताओ जब जिराफ का गर्दन जब लंबा है, जिराफ का गर्दन, तो उसका ग्रास नली छोटा होगा कि लंबा होगा? लंबा, क्योंकि पूरा गर्दन में ही ग्रास नली है। कोई भी भोजन खाएगा तो ग्रास नली के माध्यम से ही जाएगा। तो जितना लंबा गर्दन होगा उसकी ग्रास नली की लंबाई भी क्या होगा? उतना ही अधिक। तो बताओ सबसे लंबा जानवर कौन होता है आपका? जिराफ। तो जब जिराफ लंबा है, उसका गर्दन लंबा है, तो उसमें बताइएगा जो ग्रास नली की लंबाई भी होगा कम होगा कि सबसे ज्यादा होगा? तो बताइएगा ग्रास नली का लंबाई किस पे डिपेंड करता है? गर्दन पे। अब हम लोग का गर्दन इतना छोटा ही है तो ग्रास नली यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आमाशय में जोड़ दिया, तो लिखेगा ग्रास नली के लिख के रह दीजिएगा, लिखेगा ग्रास नली में। यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने की कार्य करती है। यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने की कार्य करती है। यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने की कार्य करती है। लिखेगा इसकी लंबाई 10 इंच होता है। मनुष्य में कर दीजिएगा, मनुष्य में इसकी लंबाई 10 इंच होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 10 इंच होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई कितना होती है? 10 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10 इंच के बगल में ही लिख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, 10 इंच के बगल में ही लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर। कभी कभी सेंटीमीटर में भी दे देगा। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 इंच या 25 सेंटीमीटर। आगे लिखेगा, लिखेगा लिखेगा ग्रास नली की लंबाई, ग्रास नली की लंबाई गर्दन पर डिपेंड करता है। ग्रास नली की लंबाई गर्दन पर डिपेंड करता है। मतलब जिस जानवर का गर्दन जितना लंबा होगा उसमें ग्रास नली की लंबाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट में लिखिएगा, यह एक लंबी नली के समान होता है। यह एक लंबी नली के समान होता है। यह एक लंबी नली के समान होता है। यह एक लंबी नली के समान होता है जो लार से मिले हुए भोजन को, लार मुंह में जो भोजन मिला था, लार में जो लार से मिले हुए भोजन को, जो लार से मिले हुए भोजन को, जो लार से मिले हुए भोजन को, भोजन को, जो लार से मिले हुए भोजन को, भोजन को निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार, जो लार से मिले हुए भोजन को निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार द्वारा द्वारा अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय तक पहुंचाती है। इसका काम ही है, मुंह में जो भोजन मिला हुआ था लार में, और कुछ नहीं करना, भोजन को अमाशय तक पहुंचा देना, बस। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होता। क्या इसमें कोई पाचन की क्रिया होती है कि नहीं होती? कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। इसमें कौन सा गति होता है? कर्मानुकुचन गति। कौन सा गति? कर्मानुकुचन। मतलब धीरे धीरे करके भोजन उतरेगा, डायरेक्ट नहीं उतरेगा। डायरेक्ट उतरेगा हचाक से जाएगा, पेट में चोट लग जाएगा। ये चलते धीरे धीरे करके इसमें भोजन उतरता है, एक बार नहीं उतर जाएगा। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट में लिखिएगा, इसमें पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसमें पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसमें पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती। लिखेगा कर्मानुकुचन गति के द्वारा, अगला पॉइंट में, कर्मानुकुचन गति के द्वारा, कर्मानुकुचन गति के द्वारा, कर्मानुकुचन गति के द्वारा, कर्मानुकुचन गति के द्वारा भोजन ग्रास नली से अमाशय तक पहुंचती है। कर्मानुकुचन गति के द्वारा भोजन, कर्मानुकुचन गति के द्वारा भोजन, भोजन
ग्रास नली से अमाशय तक पहुंचती है। अमाशय तक पहुंचती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अगर मान के चलो कोई बच्चा खाना खा लिया या कोई बच्चा खाना खाने के बाद अगर क्या बच्चा को उलट दीजिएगा तो क्या भोजन बाहर निकल जाएगा? नहीं, मतलब अमाशय में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अगर कोई बच्चा खाना खा लिया उसको पैर पकड़ के खड़ा कर दीजिए तो क्या भोजन नीचे निकल जाएगा? नहीं। तो भैया ये रोका कौन? भोजन को बाहर निकल जाना चाहिए था, रोका कौन? तो इस पर एक वॉल्व लगा होता है, वॉल्व बॉल्ब जो भोजन को रोकने का काम करता है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या चीज बोलते हैं? स्फिंक्टर। तो लिखेंगे कि ग्रास नली एवं अमाशय के बीच एक वॉल्व लगा होता है जो क्या चीज करता है? अमाशय से आने वाले भोजन को क्या चीज करता है? रोकता है। उस वॉल्व का क्या चीज नाम है? स्फिंक्टर। तो पूछेगा, बताइए, ग्रास नली और अमाशय के बीच कौन सा वॉल्व लगा होता है? स्फिंक्टर वॉल्व लगा होता है, जो अमाशय से निकलने वाले भोजन को बाहर आने नहीं देता, यही रोक कर रखता है। तो सोच के रखिए कि अगर कोई भोजन खाया और बचवा को उलट दीजिएगा तो सब बाहर निकल जाएगा। सोच के देखिए, बाहर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो रोकने का काम कौन करता है? स्फिंक्टर। तो लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा, ग्रास नली एवं अमाशय के बीच, अगला पॉइंट में, ग्रास नली एवं अमाशय के बीच एक वॉल्व लगा होता है। ग्रास नली एवं अमाशय के बीच एक वॉल्व लगा होता है। ग्रास नली एवं अमाशय के बीच एक वॉल्व लगा होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। अच्छा बताइए, हम ही लोग अगर पानी पी करके और कोई हम लोग को उलट दे, मुंह नीचे कर दे, पैर ऊपर कर दे, क्या पानी बाहर निकल जाएगा? बताइए, सोच के बताइए, पानी बाहर निकलेगा? नहीं। रोका कौन? यही स्फिंक्टर है जो कहता है जो अमाशय में आ गया बाहर नहीं निकल सकता है। समझ में आ गया? वो अमाशय में या ये रोकने का काम करता है भोजन को। तो बताओ, अगर खाना खाया कोई उलट दिया, हम लोग को पीछे रुके बैक में रिवर्स कर दिया तो सब भोजन मुंह के बाहर निकल जाएगा। तो रोकने का काम कौन कर रहा है? स्फिंक्टर। तो ग्रास नली एवं अमाशय के बीच एक वॉल्व लगा होता है जिसे क्या चीज कहते हैं? स्फिंक्टर कहते हैं, जो अमाशय के भोजन को जो 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 भोजन को ग्रास नली में वापस आने से रोकता है। जो भोजन को ग्रास नली में वापस आने से रोकता है। जो भोजन को ग्रास नली में वापस आने से क्या चीज करता है? रोकता है। जो भोजन को ग्रास नली में वापस आने से रोकता है। अभी हम बताएं कि बताइए, जिस ग्रास नली का लंबाई किस पे डिपेंड करता है? गर्दन पे। तो बताओ, जिसका गर्दन की लंबाई अधिक होगा उसकी ग्रास नली की भी लंबाई क्या होगा? अधिक। तो सबसे लंबा गर्दन किसका होता है? जिराफ का। तो जिराफ में ग्रास नली की लंबाई क्या होगा? सबसे अधिक होगा कि सबसे कम होगा? सबसे। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट में, जिराफ में गर्दन की लंबाई अधिक होने के कारण, जिराफ में गर्दन की लंबाई अधिक होने के कारण, जिराफ में गर्दन की लंबाई अधिक होने के कारण, जिराफ में गर्दन की लंबाई अधिक होने के कारण ग्रास नली की लंबाई सबसे अधिक होती है। ग्रास नली की लंबाई सबसे अधिक होती है। अब आइएगा, तीसरा नंबर पढ़ना है हमको अमाशय के बारे में। जिराफ में गर्दन की लंबाई अधिक होने के कारण ग्रास नली की लंबाई सबसे अधिक होती है। अब आइए, तीसरा नंबर जो टॉपिक चल रहा है आपका पेट, अमाशय। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, भोजन चला था कहाँ से? मुख गुहा से। मुख गुहा का पीछे वाला भाग ग्रासनी। ग्रासनी के बाद क्या चाहिए? ग्रास नली। इसमें पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती। अब ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? अमाशय में। अब अमाशय पढ़ना है। अमाशय को क्या चीज बोला जाता है? पेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ अब अमाशय पढ़ाने जा रहे हैं। आइएगा, सिर्फ हम आपको अमाशय पढ़ा रहे हैं। आइएगा, देखिएगा, अब बताइए, ये आपका ग्रास नली है। ये क्या चाहिए आपका? ग्रास नली। ये क्या चाहिए आपका? अमाशय। अमाशय को क्या चीज बोलते हैं?
पेट बोलते हैं। बायोलॉजी में अमाशय उसी को पेट बोला जाता है, और ये इसी को इंग्लिश में स्टमक बोला जाता है। स्टमक क्या बोला जाता है? स्टमक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमाशय, इसके बाद बताएगा भोजन कहाँ पहुँचेगा? अमाशय में। अमाशय में भोजन कितना घंटे तक देखिएगा? अमाशय। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप बारी बारी से इसमें देखिएगा, जो अमाशय है, अमाशय अमाशय में भोजन बताइए कितना घंटे तक रहता है? 4 घंटा तक। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटा तक रहता है। ये अमाशय एक थैली की तरह होता है। अमाशय क्या चीज की तरह होता है? थैली की तरह। जब इसमें भोजन आता है तो इसकी कोशिकाएं लंबा हो जाती है, कोशिकाएं बढ़ जाती है। तो अमाशय क्या आकार कैसा होता है? एक थैलीनुमा आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? थैलीनुमा। जब इसमें कोई चीज, जैसे झोला में जब आप डालते हैं, आलू डालते हैं, तो झोला फैल जाता है कि सिकुड़ जाता है? फैल जाता है। उसी तरह ये भी होता है, जब इसमें वजन पड़ेगा ऊपर से, जब इसमें भोजन आएगा, तो ये जो अमाशय क्या हो जाता है? फैल जाता है। थैलीनुमा आकृति होती है और अमाशय फैल जाता है। अमाशय में HCl का स्राव होता है। अमाशय में किसका स्राव होता है? HCl का, जिसका pH मान होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक देता है। कहीं कि इसका वैल्यू चेंज करता है, 1.5 से 1 से 1.5 भी देता है, 1 से 1.5 नहीं देगा, 1.5 से 3.5 देता है, 1.5 से 3.5। अब इसी के बीच में होगा तो बताएगा इसमें क्या चीज पाया जाता है? HCl। क्या चीज पाया जाता है? HCl, जिसका pH मान कितना होता है? 1.5 से 3.5। अब बताओ, HCl बहुत खतरनाक एसिड है। ये HCl है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपके हाथ के ऊपर HCl गिर गया ना, तो हाथ को छेद के बाहर निकल जाएगा। अब दिमाग लगा कर सोचो कि भैया HCl हम लेके घूम रहे हैं पेट में। सोच के देखिए कि उतना खतरनाक एसिड को हम लोग कहाँ लेके घूम रहे हैं? पेट में। अगर डायरेक्ट अगर हाथ पे गिर जाएगा, छेद के बाहर हो जाएगा। सोच के देखिए, वो हमने पेट में लेके घूम रहे हैं, तो हम लोग को पेट को बचा कौन रहा है ताकि वो नष्ट नहीं हो? तो श्लेष्मा बचा रहा है। कौन बचा रहा है? श्लेष्मा। तो बताओ, HCl के प्रभाव से हमारे पेट को कौन बचाता है? श्लेष्मा। इसी को इंग्लिश में म्यूकोसा बोलते हैं। श्लेष्मा इंग्लिश में इसी को म्यूकोसा, म्यूकस बोलते हैं या म्यूकोसा बोलते हैं। अब इंग्लिश हमको उतना कंफर्म नहीं है। म्यूकोसा। तो बताएगा म्यूकोसा की परत कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। कहाँ पे पाई जाती है? अमाशय में। अब यहाँ पे ध्यान दें, जब लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं, जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो जो HCl है वो आपका जो पेट, अमाशय की दीवार है, उस पर क्षति पहुंचाता है, और क्षति पहुंचाने के बाद उसमें छोटा मतलब घाव की तरह, जख्म की तरह हो जाता है, जिसे अल्सर नामक बीमारी कहते हैं। कौन सा बीमारी कहते हैं? अल्सर नामक बीमारी कहते हैं। तो फिर से एक बार देखिएगा, अमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है? इसकी आकृति कैसी होती है? थैलीनुमा। जब यहाँ पे भोजन आएगा तो सिकुड़ जाता है कि फैल जाता है? फैल जाता है। भैया भोजन रखने का सबसे ज्यादा भोजन यही रहता है। कितना घंटे तक रहता है? 4 घंटे। हम लोग को भोजन 4 घंटे तक पेटे में रहता है। सोच के देखिए कि 4 घंटे तक क्या होता है? पेट में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या चीज निकलता है? HCl। अब यहाँ देखिए, आपका अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। अमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 गो, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। तो बताइए, अमाशय का सबसे पहला भाग क्या होता है? दूसरा भाग क्या होता है? तीसरा भाग क्या होता है? अब जो कार्डिक भाग है, कार्डिक भाग से HCl निकलता है। कार्डिक भाग से क्या चीज निकलता है? HCl। और यही HCl जो है, अब यहाँ पे समझिएगा, बायोलॉजी का मेन टॉपिक आप चालू है। यही HCl जो है भोजन को अम्लीय बना देगा कि क्षारीय बना देगा? अम्लीय। तो बताओ, अमाशय में आने वाला भोजन, जो ग्रास नली से भोजन अमाशय में आया था, ग्रास नली से होते हुए भोजन जो अमाशय में आया था, वो अम्लीय हो जाएगा कि क्षारीय हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। किसके कारण अम्लीय होगा? छोटा HCl है जिसके कारण अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। अब बताइए, इसका pH मान कितना होता है HCl का? 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्डिक। दूसरा का पाया जाता है फंडिक। पूछेगा कि बताइए HCl का प्रभाव कहाँ से होता है? कार्डिक से। दूसरा का फंडिक है। फंडिक में रूजीनुमा एक आकृति पाई जाती है, जो भूख लगने पे पेट में खड़ा हो जाता है। फंडिक, FUNDIC, फंडिक। इसमें रूजीनुमा आकृति। जब हम लोग कहते हैं कि भैया खाली पेट रहते तो हम लोग का पेट दर्द देता है, चुभने लगता है अंदर से, वही रूजीनुमा आकृति है जो भोजन को रोकने का काम करता है। जब नहीं खाते ना तो वही पेट में खड़ा हो जाता है। समझ में? खड़ा होने के बाद पेट में चुभने लगता है, उसी को बोलते हैं रूजी। क्या चीज बोलते हैं? रूजी। तो बताएगा, फंडिक कहाँ पे आती है? रूजी कहाँ पाया जाता है? फंडिक में। और तीसरा का होता है पाइलोरिक। यहाँ से जठर रस निकलता है। पाइलोरिक से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर रस में मुख्य रूप से आपका होता है जठर रस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर लिख देते हैं। पाइलोरिक में आपका होता है जठर रस। पाइलोरिक से कुछ निकलता है जठर। पाइलोरिक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। वहीं से आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या चीज निकलता है? जठर रस। जठर रस में आपका मुख्य रूप से 2 चीज होता है, एक होता है पेप्सिन और दूसरा का होता है रेनिन। पहला पेप्सिन और दूसरा का रेनिन। पूछेगा कि बताइए पेप्सिन किसको पचाने में मदद करता है? तो प्रोटीन को। पा से पेप्सिन, अपा से प्रोटीन। तो पूछेगा पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। आप बताइए पेप्सिन कहाँ से निकलेगा? बताइए कौन सा? पाइलोरिक वाला भाग से। पाइलोरिक भाग से जठर रस निकलता है, और जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन और क्या होते हैं? रेनिन। जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या चीज को पचाता है? और ये जो रेनिन है ये दूध को पचाता है। क्या चीज को पचाता है? दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, कैसिनोजेन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूध में
अब नीचे लिखते हैं, देखिएगा दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है कैसिनोजेन, कैसिनोजेन ये प्रोटीन पाया जाता है। इसी को तोड़ के कैल्शियम पैरा कैसिनोजोन में तोड़ता है, इसी को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद इसको तोड़ता है कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन। तो बताएगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिनोजोन। उसी को तोड़ के क्या में बदल देता है? कैल्शियम सॉरी आगे कैल्शियम लिखा हुआ, कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन। अच्छा पूछेगा कि दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। और दूध का हल्का पीलापन होना बताइए किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन। तो दूध का रंग सफेद होना किसके कारण? कैसीन। और दूध के रंग पीलापन होना कैरोटीन। दूध का रंग पीलापन होना कैरोटीन। तो फिर सारी को दिखाते हैं। अमाशय में बताइए भोजन कितना देर रहता है? अमाशय की आकृति कैसे होती है? थैलीनुमा। अमाशय में सबसे अधिक भोजन कहाँ पे रुकता है? अमाशय में। अमाशय में भोजन को रोकने का काम कौन करता है? रूजी। कौन करता है? रूजी। यही भोजन को रोकने का काम करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमाशय में बताइए क्या चीज निकलता है? HCl। इसका pH मान कितना होता है? 1.5 से 3.5। मतलब अमाशय में HCl के प्रभाव से बचाने के लिए अमाशय में क्या चीज पाया जाता है? श्लेष्मा। यही है जो HCl है। तो अगर HCl श्लेष्मा नहीं होता तो हम लोग का पेट कभी खत्म हो जाता है, समझ। क्योंकि HCl इतना खतरनाक होता है, कह तो रहे कि अगर आपके हाथ के ऊपर गिर गया तो हाथ छेद के पार हो जाएगा। सोच के देखिए कि अगर पेट के अंदर होता और अगर श्लेष्मा नहीं होता तो पेट कभी खत्म हो जाता, छेद के बाहर निकल जाता, इधर आ जाता, HCl बाहर निकलता, हमने ढारते इधर, समझ में, गिलास में जमा करते कि देखिए HCl है, समझ में आ गया। सोच के देखिए बाहर निकल जाता है। आगे देखिएगा, बताइए अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो यही जो HCl का प्रभाव है आपको पेट में पहुंचाता है और वहीं पर छोटा छोटा घाव हो जाता है, जिसको कौन सा बीमारी कहते हैं? अल्सर नामक बीमारी कहते हैं। अब बताइए अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 गो, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक से क्या चीज निकलता है? HCl। फंडिक में क्या चीज पाया जाता है? रूजी। यही रूजी जो है भोजन को रोकने का काम करता है। और जब आप लंबे समय तक भोजन नहीं खाते तो यही पेट में खड़ा हो जाता है, अपने जगह पे क्या हो जाता है? खड़ा। और खड़ा होने के साथ ही पेट में चुभन होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा है। चूहा नहीं कूद रहा है, यही रूजी है, समझ में आया? क्या चीज है? रूजी। हम लोग बोलते हैं, आसानी से बोल देते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है। चूहा कहाँ से कूदेगा? पेट में चूहा के रहे की जगह है। सोच के देखिए कि पेट का HCl कितना है? pH मान 1.5 से 3.5। चूहा कहाँ से रहेगा भैया? उसको गला के नष्ट कर देगा। सोच के देखिए चूहा रहने की जगह है उसमें? नहीं, उसको नष्ट कर देगा। इसी जब मुर्गा पचा देता है तो चूहा कौन सा गली में है? सोच के देखिए, जब मुर्गा खाते उसको तो पचा देता है, चूहा कहाँ से नहीं पचाएगा? उसको कभी पचा देगा। तो चूहा हुआ कुछ नहीं होता है। बताएगा फंडिक में क्या चीज पाया जाता है? रूजी। अगला लास्ट पार्ट क्या चीज है? पाइलोरिक। पाइलोरिक से क्या चीज निकलता है? जठररस। क्या चीज निकलता है? जठररस। जठरस बताएगा, जठरस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन है जो किसको भेजाता है? प्रोटीन को। ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है, पेप्टॉन्स बताएगा। प्रोटीन को क्या चीज में तोड़ देता है? पेप्टॉन्स में। प्रोटीन को तोड़ के होता प्रोटीन है, जैसे दाल खाएं तो दाल में क्या चीज पाया जाता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन को तोड़ देता है कुछ में? पेप्टॉन्स में। अब कौन तोड़ता है? पेप्सिन। याद रखिएगा, बड़ी बड़ी क्वेश्चन पूछ दिया है कि बताइए प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। पास से प्रोटीन है, पास से पेप्सिन, और उसको तोड़ के प्रोटीन को क्या चीज में तोड़ देता है? पेप्टॉन्स में। क्या चीज में तोड़ देता है? पेप्टॉन्स। और रेनिन जो है वो क्या चीज का पाचन करता है? दूध का। और दूध में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? कैसिनोजेन। और कैसिनोजोन को तोड़ के क्या चीज में बदल देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनोजोन में तोड़ देता है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया आहार। जितना भी पेट के बारे में था हम लगभग सभी पॉइंट को कवर कर दिए। अब इसी में बताएगा तो हम अमाशय के कितने भाग होते हैं? कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। बताएगा कार्डिक से क्या चीज निकलता है? क्या रूजी कहाँ पाया जाता है? फंडिक में। और पाइलोरिक में क्या चीज पाया जाता है? जठररस। यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वो आगे बताएंगे कि पाइलोरिक में कितने प्रकार की कोशिका? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला आपका है म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल, जहाँ पे आपका म्यूकोसा निकलता है, यही श्लेष्मा निकलता है वहां से, समझ में आएगा? तो आगे बताएंगे। अब लिखेगा, हेडिंग मारेगा अमाशय। अमाशय को ही पेट कहते हैं। अमाशय हो गया। अमाशय के बगल में पेट लिख दीजिएगा। अमाशय, अमाशय के बगल में पेट लिखिएगा। अब कोई आपसे बोले, अब तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा कि पेट में चूहा पाया जाता है? चूहा पाया जाता है? नहीं। HCl सोच लो कितना खतरनाक होता है भैया, 1.5 से लेकर 3.5, इतना ज़्यादा खतरनाक एसिड है। तो अगर हम कह तो रहे कि हाथ में गिरेगा, हाथ छेद के बाहर निकल जाएगा। अब पेट में रहेगा तो सोच के देखो, चूहा का गला देगा। ये तो शुक्र मनाओ कि भगवान हमने के कोची दे के भेजे हैं, श्लेष्मा। जिस दिन ही खत्म हुआ पेट को बाहर निकल जाएगा। पेट तो पता चलेगा, वो बाहर निकल के चला जाएगा छेद करके, समझ में? भगवान का सोचिए, भगवान भी आगे
पढ़े होंगे तो कौन सा कॉलेज में पढ़े हैं। भगवान सोचिएगा कि HCl को बचाने के लिए हम लोग को पेट में दे दिए श्लेष्मा कि इसका प्रभाव को कोई पढ़ने नहीं देगा, कुछ प्रभाव पता नहीं चलता है। तो लिखे यही कभी कभी क्या होता है कि HCl की मात्रा बढ़ जाता है हम लोग के शरीर में। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ खाना खाएं और HCl की मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग का एसिडिटी बोलते हैं। अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, एसिडिटी, और वही खट्टा देखा जाता है। बताओ थोड़ा सा हल्का बाहर निकलता है जो पूरा कंठ उंठ जला देता है, लगता है कितना बेकार हो गया। सोच के देखिए कि पेट में कितना ज़्यादा खराब लगता होगा। सोच के थोड़ा सा बाहर ढेका आता है जो एकदम लगता है कि एकदम बेकार हो गया, पूरा जी चिड़चिड़ा गया। समझ में आ गया। अब सोच के देखो कि कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको बचाने का काम कौन करता है, श्लेष्मा। बड़ी बार क्वेश्चन पूछ दिया कि बताएगा पेट में जो अमाशय HCl के प्रभाव को नष्ट कौन कर देता है, श्लेष्मा। उसको पता ही नहीं चलने देता कि हम लोग के पेट में HCl है या नहीं है, क्योंकि श्लेष्मा उसके प्रभाव को नष्ट कर ले रहता है। तो लिखेगा अमाशय लिखेगा। अच्छा बताइएगा ये जो अमाशय है बाईं तरफ पाया जाता है कि दाईं तरफ पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, चेस्ट के, ये जो चेस्ट है उसके जस्ट नीचे, तो इसको बोलते हैं बच्छ गुहा। कौन सा गुहा बोलते हैं, बच्छ गुहा। हम बताएं बायोलॉजी में गुहा का मतलब खाली स्थान होता है। गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। तो ये आपका बाईं तरफ पाया जाता है, चेस्ट के जस्ट नीचे, यहाँ पे आपका ये पेट है, ये वाला, ये आपका पेट है। अपना सब पेट धंसा के देखो, यही पेट है। समझ में आ गया। बाईं तरफ, दाहिने तरफ नहीं, दाहिने तरफ तो आपका लीवर पाया जाता है, बाईं तरफ क्या चीज पाया जाता है, आपका पेट पाया जाता है। ये आपका पेट है। जल्दी लिखिएगा, आप पेट में लिखिएगा, लिखेगा यह बच्छ गुहा के बाईं तरफ, बच्छ गुहा इसको बोल रहे हैं, ये चेस्ट है इसी को बच्छ गुहा बोल रहे हैं, और जस्ट इसके नीचे बाईं तरफ पाया जाता है बच्छ गुहा के। यह बच्छ गुहा के बाईं तरफ, या बच्छ गुहा के बाईं तरफ फैली हुई थैलीनुमा आकृति की होती है। यह बच्छ गुहा के बाईं तरफ फैली हुई, यह बच्छ गुहा के बाईं तरफ फैली हुई थैलीनुमा आकृति की होती है। थैलीनुमा आकृति की होती है, जो भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है, जो भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है, जो भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है, जो भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है, जो भोजन को क्या चीज करने का कार्य करता है, संग्रह करने का कार्य करता है। जो अमाशय होता है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय जो है आहार नाल का सबसे क्या चीज होता है, चौड़ा भाग होता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आगे लिखिएगा, इसकी आकृति, अगला पॉइंट में, इसकी आकृति अल्फाबेट के जे आकार की तरह होता है। जे फॉर जोकर। इसकी आकृति अल्फाबेट के जे आकार की तरह होता है, जे की तरह। अब कौन एंगल से जे लिखता है भगवान जाने, हमरा तो न लग रहा जे ऐसे जे बनता है जी। अब कौन हिसाब से जे बोलता है भगवान जाने, लेकिन देता है बुक में जे आकृति का। इसकी आकृति अल्फाबेट की जे की तरह होता है। इसकी आकृति अल्फाबेट की जे की तरह होता है, जे आकार का होता है, जे आकार का होता है। अल्फाबेट के जे आकार का होता है। लिखेगा, यह भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखता है। यह भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखता है। यह भोजन को 4 घंटे तक के रोक कर रखता है। सोच के देखिए कि भोजन को 4 घंटा खाली पेटे रोक ले। आप लोग सोचते हो कि भैया खाना खाए तुरंत पच गया होगा, 4 घंटा ये अकेले रोक ले। कौन, अमाशय कितना देर तक रोक के रखता है, 4 घंटे तक। मुर्गा खाए तो 4 घंटा के बाद निकाल लीजिएगा, पेटे में पड़ल होगा, अभी गया नहीं होगा नीचे। 4 घंटे के बाद जाएगा छोटी हाथ में, 4 घंटे के बाद कहाँ जाएगा, छोटी हाथ, और छोटी हाथ के बाद कहाँ जाएगा, बड़ी हाथ। और कोई मांगे तो कहना कि रुक जाओ अभी हम अमाशय में रुकल है भोजन, निकाल लेना, 4 घंटा भी यहीं पर रुकल है। आइएगा अगला लिखिएगा। अच्छा बताइएगा, अमाशय के आंतरिक दीवार पर क्या चीज पाई जाती है, जो क्या चीज के प्रभाव से बचाता है, HCl के प्रभाव से बचाता है। अगर ये नहीं होता तो हमने का अमाशय का भी बर्बाद हो जाता है। भगवान भी बहुत बढ़िया कॉलेज में पढ़े होंगे कि सब सोच समझ के बनाए सिस्टम। सोच के देखिए कि सिस्टम जितना भी बनावल है, हमने के बॉडी का जितना भी मशीन बनावल है, सब सोच समझ के बनावल है। और हम लोग खा के इसको बेकार कर ले, पिज्जा बर्गर ये सब खा के हम लोग के शरीर क्या चीज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जबकि भगवान सब सोच समझ के बनाया था कि किसको किससे बचाना है। लेकिन नहीं, हम लोग तो खाएंगे VIP खाना, तो VIP खाइएगा तो जल्दी जाइएगा। लिखिएगा जल्दी, अमाशय की आंतरिक दीवारें, अमाशय की आंतरिक दीवारें, लड़की लोग गोलगप्पा,
समझ में आया? अमाशय की आंतरिक दीवारें सलेस्मा, 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 उसी को इंग्लिश में म्यूकोसा बोलते हैं। लिख लीजिएगा म्यूकोसा, हिंदी में ही लिख लीजिए म्यूकोसा, म्यूकोसा। अमाशय की आंतरिक दीवारें सलेस्मा, बगल में लिख लीजिएगा म्यूकोसा। म्यूकोसा का बना होता है, म्यूकोसा का बना होता है जो HCl के प्रभाव से बचाता है, जो HCl के प्रभाव से बचाता है, जो HCl के प्रभाव से बचाता है, जो HCl के प्रभाव से क्या चीज करता है, बचाता है। लिखिएगा अमाशय की भीतरी दीवार से, अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जठर ग्रंथि को, बड़ी बार इंग्लिश में दे देता है, इंग्लिश में जानना जरूरी है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, GLAND, गैस्ट्रिक, TRICT, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक कर दीजिएगा, खाली टी हटा दीजिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथि, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिससे गैस्ट्रिक जूस, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिससे क्या चीज निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज आता है जो देख लीजिएगा। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक जूस HCl हो जाएगा। HCl में इसी में आ जाता है पेप्सिन, पेप्सिन, और तीसरा का होता है रेनिन। यही है गैस्ट्रिक जूस से, यही 3 को पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में पूछा जाता है क्या चीज पाया जाता है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। जल्दी कीजिएगा, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और गैस्ट्रिक जूस के बगल में लिख दीजिएगा HCl, नीचे करके लिख दीजिएगा। गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन और रेनिन, नीचे करके। पूछा कि गैस्ट्रिक जूस में निकलता कुछ कुछ होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। ये HCl जो है, HCl जो आने वाले भोजन के साथ जितने भी कीटाणु आए थे सबको मारने का काम करता है, HCl। ये बताइए पेप्सिन क्या चीज को पचाने का काम करता है, प्रोटीन का, और रेनिन दूध का। दूध में कौन सा प्रोटीन को पचाने का काम करता है, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन। उसको क्या चीज में बदल देता है, कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन, कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन। पहले से सिर्फ कैसिनोजेन था, उसको तोड़ करके कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन में बदल देता है। तो आगे लिखेगा, अब आइएगा, अब सुंदर सा आकृति बनाइए पेट का। सब अपना पेट निकाल कर रख दीजिए। आइएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। बंद करो। देखिएगा अमाशय, अमाशय कितने भाग में बटे होते हैं, 3 भाग में, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। बताइए HCl कहाँ से निकलता है, कार्डिक से। फंडिक में क्या चीज पाया जाता है, रूजी। जो भोजन नहीं खाते तो वही अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, तो पेट में क्या होने लगता है, चुभन। और पाइलोरिक से क्या चीज निकलता है, जठर रस, जठर रस। पाइलोरिक में जो है जठर ग्रंथि पाया जाता है, और वहां से निकलता है जठर रस। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और जठर रस में क्या चीज होता है, पेप्सिन और रेनिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे अमाशय का 3 भाग होता है। हेडिंग मारिए, अमाशय 3 भाग में होता है। अमाशय का 3 भाग होता है। अमाशय का 3 भाग होता है। पहला आइएगा, पहला बताइए कुछ है, पहला कार्डिक, इसको हिंदियों में कार्डिक बोलते हैं, कार्डिक। यहां से बताइए कार्डिक से क्या चीज निकलता है, HCl। कार्डिक से क्या चीज निकलता है, HCl। बताइए फर्स्ट पार्ट है कि लास्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। आइए दूसरा का बताइएगा, दूसरा का क्या होता है, फंडक। ऐसे बोलते हैं हिंदी में फंडस, ऐसे फंडिक बोलते हैं। अच्छा बताइए फंडिक में क्या चीज पाया जाता है, रूजी। क्या चीज पाया जाता है, रूजी। बताओ ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट।
और तीसरा का बताएगा, तीसरा का क्या होता है? पाइलोरिक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाइलोरिक। पाइलोरिक यहाँ से क्या चीज निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर रस लिखिए ना, यहाँ पे जठर रस निकलता है, जठर रस। ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है। चलिए जल्दी उतारिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अमाशय का 3 भाग होता है, पहला कार्डिक, दूसरा का फंडस और तीसरा का पाइलोरिक। अमाशय से एचसीएल अति कार्डिक से एचसीएल निकलता है, फंडस में रूधि पाया जाता है और तीसरा का पाइलोरिक होता है जिससे जठर रस निकलता है। और जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होता है। पेप्सिन है जो क्या चीज को पचाने का काम करता है? प्रोटीन को। और रेनिन है जो क्या चीज को पचाने का काम करता है? दूध को पचाने का काम करता है। जल्दी इसको उतारिएगा। तो बताइएगा अमाशय कितने भाग होते हैं? अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 गो, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक से क्या चीज निकलता है? फंडिक में क्या चीज पाया जाता है? रूधि। और पाइलोरिक से जठर रस। जठर रस पूछेगा, जठर रस निकलता कहाँ से? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और वहीं से निकलता है जठर रस। जठर रस भी आपको 2 प्रकार के जठर रस मुख्य रूप से निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। ये आप धीरे धीरे करके आगे बताएंगे, तो जल्दी लिखेगा। आगे लिखेगा अमाशय में, अमाशय में प्रोटीन का पूर्ण, अमाशय में प्रोटीन का पाचन का मुख्य स्थान है। अमाशय, अमाशय प्रोटीन के पाचन का मुख्य स्थान है। अमाशय प्रोटीन के पाचन का मुख्य स्थान है। हो गया। आगे लिखिएगा कार्डिक से, कार्डिक से अगला पॉइंट में, कार्डिक से एचसीएल निकलता है, 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 निकलता है, निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जो टाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जो टाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जो टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और कीटाणुओं को मारने का काम करता है, जो और कीटाणुओं को मार देता है, और कीटाणुओं को मार देता है। जो भी भोजन खाए, भोजन के साथ कुछ कीटाणु बच के चल गया है, उस सब एचसीएल के प्रभाव में चपेट में चल जाएगा और कीटाणुओं को मारने का काम करता है, और कीटाणुओं को मारने का काम करता है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। अगला लिखिएगा इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भोजन ग्रास नली से आया था पेट में, वो बताओ एचसीएल से अम्लीय बनेगा कि क्षारीय बनेगा? ये देखो आप खाली लफड़ा होगा, ये अम्लीय, इसको अम्ल बना देता है। ये भोजन को क्या चीज बना देता है? अम्लीय। आज छोटी आज को अम्लीय पसंद नहीं, वो कहेगा हमको भोजन को क्षारीय बना के दीजिए, हमको क्या चीज बना के दीजिए? क्षारीय। तो पूछे बताइए कि जो भोजन आया था ग्रास नली से, ग्रास नली से भोजन जो अमाशय में आया था, वो अम्लीय था कि क्षारीय था? अम्लीय। लेकिन जब छोटी हाथ में जाए तो उसको अम्लीय पसंद नहीं, वो कहेगा कि हमको क्षारीय देगा तब काम करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे, बंद कर देंगे काम करना। तो भोजन अब जब छोटी हाथ में जाए तो उसको क्षारीय बनाना पड़ेगा। अब क्षारीय कौन बनाएगा, वो आगे बताएंगे कि क्षारीय कैसे बनेगा भोजन। तो बताइए अभी अमाशय जो भोजन, अमाशय में भोजन पहुंचा है, वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो लिखेगा, यह अगला पॉइंट में लिखेगा, यह भोजन को लिख दीजिए, एचसीएल भोजन को कर दीजिए। एचसीएल भोजन को अम्लीय बना देता है, एचसीएल भोजन को अम्लीय बना देता है, एचसीएल भोजन को अम्लीय बना देता है, एचसीएल भोजन को अम्लीय बना देता है। और यह एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, और यह एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, और यह एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, और यह एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है। आगे लिखेगा, लिखेगा अमाशय के सेकंड पार्ट को, अमाशय के सेकंड पार्ट को, अमाशय के सेकंड पार्ट को या मध्य कर दीजिए, सेकंड पार्ट बोले या मध्य पार्ट बोले। देखिए अमाशय के मध्य भाग को मध्य भाग कर दीजिए, अमाशय के मध्य भाग को, मध्य भाग को फंडस, फंडस कहते हैं। अमाशय के मध्य भाग को फंडस कहते हैं,
अमाशय के मध्य भाग को फंडस कहते हैं, जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। अमाशय के मध्य भाग को फंडस कहते हैं, जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। अगला पॉइंट को लिखिए, लिखिएगा अमाशय में कांटेनुमा संरचना होती है, अमाशय में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, अमाशय में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को लिखिएगा, अमाशय में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं, जिसे रूजी कहते हैं, जिसे रूजी कहते हैं, जिसे रूजी कहते हैं, जो भोजन को लंबे समय तक रोक कर रखने का कार्य करता है, जो भोजन को लंबे समय तक रोक कर रखने का कार्य करता है, जो भोजन को लंबे समय तक रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन उसी में लिखेगा, जब हम भोजन नहीं किए होते हैं, 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 नहीं किए होते हैं, तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे पेट में चुभन होने लगती है, जिससे पेट में चुभन होने लगती है। आइएगा, लिखिएगा अगला पॉइंट, अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक होता है, अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक होता है, अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक होता है, जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। जिसमें क्या चीज पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं, जठर ग्रंथि से क्या चीज निकलते हैं? जठर रस निकलते हैं। उसी में लिखिएगा, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है, जठर ग्रंथि काम नहीं करता है, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उसे गैस्ट्रिक कहते हैं। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं, तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। तो उस रोग को क्या चीज कहते हैं? जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उस रोग को क्या चीज कहते हैं? गैस्ट्रिक कहते हैं। वही कहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। जो पेट में गैस बन रहा है, वो गैस नहीं बन रहा, मुख्य रूप से आपका क्या चीज काम नहीं कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड थी हिंदी में, इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड, और हिंदी में क्या चीज बोलते हैं? जठर ग्रंथि। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथि से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जठर ग्रंथि में कितने प्रकार की कोशिका? 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ग्रंथि, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, में लिखेगा, हेडिंग मारेगा जठर ग्रंथि में, लिखेगा जठर ग्रंथि। जल्दी अगला हेडिंग मारेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसी को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में जठर ग्रंथि बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है।
हो गया। जठर ग्रंथि में कितने तरह की कोशिका पाई जाती है? 3 तरह की कोशिका। पहला है, देखिएगा, पहला कोशिका जो है श्लेष्मा कोशिका है। कौन सा कोशिका है? श्लेष्मा। दूसरा नंबर आपका जो है मुख्य कोशिका है। और तीसरा का नंबर जो है आपका जाकर के, तीसरा नंबर भित्ति कोशिका है। भित्ति कोशिका। तो बताइएगा श्लेष्मा, यहाँ नाम से ही छिपा हुआ, देखिएगा पहले इधर लिखिए, इसमें हम लिखाएंगे, सिर्फ समझा दें। जठर ग्रंथि से कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 3 गो। जठर ग्रंथि में कितने प्रकार के? 3 गो। पहला श्लेष्मा कोशिका, दूसरा का मुख्य कोशिका, और तीसरा का कौन सा कोशिका है? यहाँ से श्लेष्मा कोशिका नंबर में छिपल है। आप ही बताइएगा श्लेष्मा कोशिका से क्या चीज निकलेगा? श्लेष्मा, जिसको म्यूकस बोलते हैं। तो यह श्लेष्मा कोशिका से क्या चीज निकलता है? श्लेष्मा निकलता है। आगे देखेंगे यहाँ पे मुख्य कोशिका, यहाँ से मुख्य कोशिका से आपका पेप्सिन निकलता है। क्या चीज निकलता है? पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन। और आपका भित्ति कोशिका है, जो भित्ति कोशिका से आपका HCl निकलता है। क्या चीज निकलता है? HCl। तो यही हो गया। पूछेगा कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिका से मिलकर बना हुआ? 3। बताएगा श्लेष्मा कोशिका से श्लेष्मा, मुख्य कोशिका से पेप्सिन, और भित्ति कोशिका से HCl। तो लिखिएगा जल्दी, आइएगा, पहले लिखिएगा श्लेष्मा कोशिका। लिखिएगा श्लेष्मा कोशिका लिख कर दे दीजिए, डैश दीजिएगा। लिखिएगा यह श्लेष्मा, बगल में लिखिएगा म्यूकोसा, म्यूकोसा कर दीजिएगा। श्लेष्मा, यह श्लेष्मा, बगल में लिख दीजिएगा म्यूकोसा, उसी को इंग्लिश में म्यूकोसा बोलते हैं। यह श्लेष्मा बगल में म्यूकोसा का स्रावन करती है। स्रावन करती है मतलब बाहर निकलती है। दूसरा आइएगा मुख्य कोशिका। लिखिएगा यह पेप्सिनोजेन, यह पेप्सिनोजेन, यह पेप्सिनोजेन, वही पेप्सिन को ही पेप्सिनोजेन बोल रहा है। यह पेप्सिनोजेन एवं प्रोरेनिन, एवं प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एवं प्रोरेनिन नामक एंजाइम का स्रावन करता है। स्रावन करने का मतलब निकालता है। यह पेप्सिनोजेन एवं प्रोरेनिन नामक एंजाइम का स्रावन करता है। श्रवण करता है। तीसरा का आएगा भित्ति कोशिका में लिखिएगा, श्रवण करता है। अगला यह HCl का श्रवण करता है। यह HCl का श्रवण करता है। यह HCl का श्रवण करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भित्ति कोशिका को ही बोला जाता है ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक, इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक, ऑक्सेंटिक कोशिका। बताएगा भित्ति कोशिका को ही क्या बोला जाता है? ऑक्सिंटिक कोशिका। तो पूछेगा बताइए अमाशय में HCl कहाँ से निकलता है? ऑक्सिंटिक कोशिका। कभी कभी ई ना दे के ही दे देता है, ऑक्सिंटिक कोशिका दे देता है। तो कभी भित्ति कोशिका दे देगा, कभी ऑक्सिंटिक कोशिका दे देगा। तो दोनों सेम ही है, इंग्लिश में बोला जाता है। तो लिख लीजिएगा अगला पॉइंट में, अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिका से, 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 ऑक्सिंटिक कोशिका से HCl निकलता है। ऑक्सिंटिक कोशिका से क्या चीज निकलता है? HCl निकलता है। अच्छा बताइएगा HCl में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइएगा यहाँ पे देखिएगा, जठर रस में, सॉरी, जठर रस में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिनोरेनिन। तो आगे लिखिएगा अगला पॉइंट में, जठर रस में मुख्य रूप से, जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है।
जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से क्या चीज पाया जाता है? पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पेप्सिन जो बताइए, पेप्सिन क्या चीज को पाचन करता है? पेप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को क्या चीज में तोड़ देता है? पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स में। अब बताइए रेनिन क्या चीज को पाचन करता है? दूध में कौन सा प्रोटीन को? कैसिनोजेन। क्या चीज को? कैसिनोजेन, कैसिनोजेन। इसको तोड़ के क्या चीज बना देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन, कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन। अच्छा बताइएगा, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग कैसीन के कारण। सफेद अगर पूछेगा तो किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। तो पूछेगा दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? सफेद कैसीन के कारण। और पीला किसके कारण होता है? पीला कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। अच्छा कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि बताइए गाजर का रंग लाल किसको कारण होता है? गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाल लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन, कैरोटीन थोड़ी होगा, लाइकोपिन होगा। दूध में भी कैरोटीन होगा, उसमें भी कैरोटीन होगा, लाइकोपिन के कारण। चलिए लिखिएगा जल्दी, लिखिए जल्दी। रेनिन दूध को दही में बदलता है, पॉइंट में अब लिखिएगा। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, 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 अर्थात दूध को पचाता है, अर्थात दूध को पचाता है। अर्थात दूध को पचाता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, रेनिन दूध को क्या चीज में बदल देता है? दही में बदल देता है, अर्थात दूध को क्या चीज करता है? पचाता है। लिखिएगा, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिनोजेन, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कैसिनोजेन। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिनोजेन को पैरा कैसिनोजेन, कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन में बदल देता है। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिनोजेन को कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन में बदल देता है। कैसिनोजेन के कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन में बदल देता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण होता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा। दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण होता है। आगे, दूध का हल्का पीलापन, दूध का हल्का पीलापन, अगला पॉइंट पे, दूध का हल्का पीलापन, दूध का हल्का पीलापन कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। देखो कैरोटीन लिखे ना। दूध का हल्का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध का हल्का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध का हल्का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध का हल्का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अगला, आप लोग इसका आंसर लिख के लाइएगा कि गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है। अगला एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है। बीच में खाली स्थान छोड़ दीजिए। गाजर का रंग खाली स्थान होता है, गाजर का रंग लाल खाली स्थान होता है, गाजर का रंग खाली स्थान लाल होता है। अब आप खोज के लाइएगा किसके कारण होता है। जो आगे लिखिएगा। अच्छा बताइएगा, पेप्सिन है जो क्या चीज को पचाता है? पेप्सिन प्रोटीन को। अगला पॉइंट में लिखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है।
पचाता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। हो गया, आगे लिखिएगा HCl, अगला पॉइंट में HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिनोजोन में बदल देता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिनोजोन में बदल देता है। सक्रिय पेप्सिन कर दीजिएगा, पेप्सिन में बदल देता है, पेप्सिनोजोन नहीं कर दीजिए, दोनों सेम ही है, पेप्सिनोजोन बोलिए या पेप्सिन बोलिए। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को, मतलब जो काम नहीं कर रहा उसको सक्रिय में कर देता है, मतलब कि मुख्य रूप से जो पेप्सिनोजोन को है एक्टिव करने का काम कौन करता है? HCl, यही लिखा है, जो HCl है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। आगे लिखेगा, आगे लिखेगा भोजन में मौजूद प्रोटीन को, भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। पूछेगा कि बताइए यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव कौन करता है? अगर कोई सुतल है तो उसका जगावे के काम कौन करता है? HCl। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जो HCl है, HCl पेप्सिन और रेनिन को क्या चीज करता है? एक्टिव, आराम से सुतल होकर जगाता है। अरे छोटा प्रोटीन आया है, पचा के छोड़, पचाने का काम तोरे है, ठीक है। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा HCl रेनिन तथा पेप्सिन को, HCl रेनिन तथा पेप्सिन को, HCl रेनिन तथा पेप्सिन को सक्रिय बना देता है। अब आइएगा आगे देखिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा, देखिए पेप्सिनोजोन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेप्सिनोजोन, 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 पेप्सिनोजेन। बताइए पेप्सिनोजोन को एक्टिव कौन करता है? HCl। एक्टिव कौन करता है? HCl। ये HCl क्या चीज़ आपका बताइएगा? अम्ल है कि क्षार है? अम्ल है। HCl क्या चीज़? अम्ल। यही क्या चीज़ करता है? एक्टिव करता है। और इसको क्या चीज़ में बदल देता है? पेप्सिन एंजाइम में। कौन सा एंजाइम में? पेप्सिन एंजाइम में। अब बताइए पेप्सिन पहले पेप्सिनोजोन था, क्या चीज़ था? उसको HCl एक्टिव करके क्या चीज़ में बदल दिया? पेप्सिनोजोन में। अब यही पेप्सिनोजोन जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये पेप्सिनोजोन है जो प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? ये प्रोटीन का। अब पूछेगा कि बताइए प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? कौन सा एंजाइम? बताइए पेप्सिन, ये वाला जो पेप्सिन एंजाइम है, ये वाला जो पेप्सिन एंजाइम बना, यही प्रोटीन का पाचन करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम, एंजाइम बताएगा ये प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन। पहले देखेगा आपका ये था कुछ पेप्सिनोजोन, इसको HCl कोची में बदल दिया? पेप्सिन एंजाइम में। और यही प्रोटीन का पाचन करेगा। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। और कोची में बदल देता है? पेप्टॉन्स में। बताया ना, पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स में बदल देता है, या इसी को बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड। चलिए जल्दी उतारिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका पहला नंबर, पहला नंबर का ही पॉइंट था ये। अब दूसरा नंबर देखिएगा, प्रोरेनिन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोरेनिन, गौर कीजिएगा, प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन सुतल है, इसको जगावे का काम कौन करता है? HCl। ये अम्ल है। अच्छा पहले से क्या चीज था? ये प्रोरेनिन। इसको बदलेगा तो कोचिंग में हो जाएगा रेनिन। पहले देखिएगा, पहले क्या चीज था आपका? प्रोरेनिन। इसको बदलने के बाद क्या चीज बनेगा? रेनिन। और दूध को पचाने का काम कौन करता है? यही तो है, दूध। दूध को पचाता है, दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है।
दही में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेनिन बन गया ना, अब क्या चीज बन गया, रेनिन। अच्छा बताइएगा यहाँ पे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन। अब बताओ ये कैसिनोजेन प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा, रेनिन, रेनिन। अब बताइए ये जो रेनिन है, ये रेनिन यहाँ से आया था। अब रेनिन बताइए ये कैसिनोजेन को क्या चीज में बदल देगा, कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन, कैल्शियम पैरा कैसिनोजेन। चलिए जल्दी उतारिएगा, जल्दी उतारिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रोरीन देखिएगा यहाँ पे प्रोरेनिन था, प्रोरेनिन उसको HCl क्या चीज करता है, एक्टिव। अगर ये सुतल है तो जगावे का काम कौन क्या है, HCl। इसको क्या चीज में बदल दिया, रेनिन। तो प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का काम कौन करता है, HCl। बता HCl का पूछेगा कार्य बताइए, तो HCl तो पहले तो एंजाइम को एक्टिव करता है, पहला नंबर एंजाइम को क्या चीज करता है, एक्टिव करता है। जो सुतल होकर जगावे का काम HCl करता है। और दूसरा का नंबर जो है आपका HCl जो भोजन के साथ जितने भी कीटाणु आए थे उस सबको क्या चीज करने का काम करता है, मारने का काम। और तीसरा का नंबर भोजन को अम्लीय बनाता है कि क्षारीय बनाता है, अम्लीय बनाता है। तीन को काम यहाँ पे मुख्य देखे हैं उसको, पहले तो एंजाइम का एक्टिव करना, दूसरा भोजन का अम्लीय बनाना, और तीसरा का भोजन के साथ आए कीटाणुओं को क्या चीज कर देना, नष्ट कर देना। तो वही देखें प्रोरेनिन था, HCl के प्रभाव में आकर के क्या चीज बना, रेनिन। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिनोजेन। इसको रेनिन जो है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और इसको फिर पेप्सिन लाएगा, तो पेप्सिन फिर कुछ में बदल देगा, पेप्टाइड में बदल जाएगा। अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बताइएगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेट में, क्योंकि पेप्सिन कहाँ बन रहा है, पेट में। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, प्रोटीन का पाचन समानता पेट में होता है, प्रोटीन का पाचन समानता पेट में होता है, प्रोटीन का पाचन समानता पेट में होता है। प्रोटीन का पाचन समानता पेट में होता है। आगे लिखिएगा समान, अगला पॉइंट में पूछा कि बताइए जठरस, जठरस में कुछ आता है, बताइए जल्दी, जठरस पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, यही ना आता है। पूछेगा कि एक सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस निकलता है, 3 लीटर। कितना लीटर, 3 लीटर हम लोग का पेट प्रतिदिन जठर रस बनाता है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस, सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। अच्छा बताइएगा, कभी कभी HCl ज्यादा स्रावित होता है तो जो पेट है, पेट की दीवारों पर घाव उत्पन्न हो जाता है, उस बीमारी को क्या चीज कहते हैं, अल्सर। लिखा है अभी बताए थे, उस बीमारी को क्या चीज बोला जाता है, अल्सर। तो लिखिएगा कभी कभी अत्यधिक HCl स्रावित होने से, कभी कभी अत्यधिक HCl स्रावित होने से, कभी कभी अत्यधिक HCl स्रावित होने से, स्रावित मतलब होता है निकलना, अत्यधिक HCl स्रावित होने से पेट की दीवारों पर घाव उत्पन्न हो जाते हैं। पेट की दीवारों पर घाव उत्पन्न हो जाते हैं, घाव उत्पन्न हो जाते हैं जिसे अल्सर नामक बीमारी कहते हैं। घाव उत्पन्न हो जाते हैं जिसे अल्सर नामक बीमारी कहते हैं, जिसे क्या चीज कहते हैं, अल्सर नामक बीमारी कहते हैं, जिसे अल्सर नामक बीमारी कहते हैं। इस तरह का संभावना अधिक भूखे रहने वाले लोगों में होता है। इस तरह की संभावना, इसे भी लिखेगा, मतलब कि ये बीमारी होता है किसमें, तो जो लंबे समय तक भूखे रहते हैं, खास करके लड़की लोग जो सहती है ज़्यादा करके, आए समझिए लंबे समय तक भूखे रहिएगा तब ये बीमारी का शिकार होइएगा। तो लिखिएगा इस तरह का संभावना अधिक भूखे रहने वाले मनुष्य में होता है। इस तरह की संभावना अधिक लंबे समय तक भूखे रहने वाले मनुष्य में होता है। इस तरह की संभावना अधिक लंबे समय तक भूखे रहने वाले, इस तरह की संभावना अधिक लंबे समय तक भूखे रहने वाले मनुष्य में होता है।
अच्छा बताइए, अमाशय में भोजन कितना घंटे तक रहता है? जो भोजन आप रोटी खाए ना वो एकदम लई बन जाएगा, गाढ़ा लई की तरह बन जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय में जो भोजन लई की तरह बन गया उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? काइम। बड़ी बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि अमाशय में जो भोजन गाढ़ा लई की तरह बन जाता है उसे क्या चीज बोला जाता है? काइम बोला जाता है। काइम। 4 घंटा भोजन को तो तोड़ फोड़ के एकदम नहस कर देता है, तोड़ फोड़ के एकदम बना देता है। एकदम जो रोटी खाए ना, रोटी को एकदम छोटा छोटा अनु कर देता है, छोटा छोटा में तोड़ देता है एकदम। लिखिएगा जल्दी अगला पॉइंट में। अमाशय में भोजन, अमाशय में भोजन, अमाशय में भोजन गाढ़े लय के रूप में बन जाते हैं। अमाशय में भोजन गाढ़े लय के रूप में बन जाते हैं जिसे काइम कहते हैं। जिसे काइम कहते हैं। अमाशय में भोजन, अमाशय में भोजन गाढ़े लय के रूप में बन जाते हैं जिसे काइम कहते हैं, जिसे काइम कहते हैं। अब बताओ, अमाशय का सबसे अंतिम भाग कौन होता है? कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। वो पाइलोरिक के छिद्र से बाहर होकर अब भोजन कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में। तो अब छोटी आंत में भोजन जा रहा है। लिखिएगा अगला पॉइंट में। गाढ़ा लय पाइलोरिक छिद्र से होकर, गाढ़ा लय, गाढ़ा लय उसी के बगल में काइम लिख दीजिए, क्योंकि अब काइम बोलेंगे भोजन, अब वो लय नहीं हो गया, अब उसको काइम बोला जाएगा, नाम यहाँ से चेंज हो गया। गाढ़ा लय बगल में लिखिएगा काइम। पाइलोरिक छिद्र से होकर, गाढ़ा लय, गाढ़ा लय जिसको काइम बोलेंगे, पाइलोरिक छिद्र से होकर, पाइलोरिक छिद्र से होकर, पाइलोरिक छिद्र से होकर होकर छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, आंत पढ़ाएंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।